आज हमारा युवा विशेष दिन है और कहते हैं कि जिधर युवा चलता है देश उधर चलता है। पर पिछले 70 सालों से हमारा युवा कहीं नहीं चला। थोड़ी बहुत जो मूवमेंट युवाओं में रही है वो भीम आर्मी जो अभी नया नया ग्रुप है वहां रही है, पर वो ऊर्जा बेकार जा रही है क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना दिशा है। और वहां जो युवा है वो ये सोचते हैं कि बस अभी हम इकट्ठे हुए और कल को एमएलए एमपी और मिनिस्टर बने और परसों को सारी की सारी समस्या हल हो गई। पर जो हमारे विरोध में लोग हैं उनके जो युवा हैं वो दिन रात काम करते हैं। और काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कहीं झंडा लेके जा रहे हैं, बैनर लेके जा रहे हैं, कावड़ लेके जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं या कहीं बहुत ज्यादा नारेबाजी कर रहे हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करते, पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत साइलेंट रूप से है। वो अपने आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी, आगे बढ़ने के कारण और आगे बढ़ने की एक एक चीज को बचपन से समझते हैं। उनके माँ बाप उनको समझाते हैं और वो क्लास में हो, चाहे छोटी क्लास में हो, चाहे बड़ी क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे वो प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट में हो, वो वहां उस विचारधारा को लागू करते रहते हैं। आपने अगर देखा होगा कि क्लासों के अंदर जो जातिवाद होता है या वर्ण भेद होता है या ऊंच नीच होती है या किसी भी तरह का भेद होता है, वो उन बच्चों के पास कहां से आया जो बच्चे पढ़ते हैं। जबकि हमारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इसको कैसे काउंटर करें, इससे कैसे लड़ें। उनके माँ बाप छुपे घूमते हैं और वो भी छुपना सीख जाते हैं और छुपे हुए व्यक्ति का शिकार सबसे पहले होता है। जो मछली किसी भट्ट में जाके, किसी छेद में जाके छुप जाती है, फिर उसे भागने का रास्ता नहीं मिलता, वो सबसे पहले पकड़ी जाती है, सबसे पहले मारी जाती है। जो शेर अपनी मांद में घुस जाता है, अपने घर में जाके छुप जाता है, उसको मारना आसान होता है क्योंकि फिर तो दरवाजे पे एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। जैसे ही शेर अपना चेहरा दिखाएगा वो गोली मार देगा, मर जाएगा। पर खुले हुए शेर को जंगल में मारना आसान नहीं है, बल्कि शेर ही मार देता है। जो विरोधी लोग हैं, जो सारे के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, सारे सारे मौकों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, सारे स्कूल और कॉलेज और सारी शिक्षा और सारी यूनिवर्सिटी और सारे जितने भी मौके हैं खाने कमाने के, उन पे जो लेके बैठे हुए हैं, वो बचपन से तैयारी करते हैं। उनका युवा दिन रात इसकी तैयारी करता है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोई साइंटिस्ट लगता है जो विरोधी लोगों का है, वमन लोगों का है, तो बेशक वो साइंस पढ़ता है, मगर हमारे लोगों के अंदर गलत विचारधारा डालने के लिए वो वहां एक नाटक करता है। पढ़ता साइंस है, कभी वो पूजा पाठ में नहीं जाता, पर उस दिन नाटक करेगा ये दिखाने के लिए कि मुझे सारी चीजें इस किसी काल्पनिक शक्ति से मिली हैं। ऐसा यकीन वो हमारे दिमाग में डालता है, ये उसकी विचारधारा का एक हिस्सा है। जबकि हम कभी अपने लोगों के दिमाग में ये विचारधारा नहीं डाल पाते कि मेहनत करने से सब मिलता है और इकट्ठे होने से सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ये बात हम आज तक समझाने में अपने युवाओं को और भी लोगों को असफल रहे हैं कि इकट्ठे होने में सब चीज मिलती है और अलग अलग बिखरने में सारी चीजें चली जाती हैं। पर अब समय आ गया है कि सारी बातें युवाओं को घर में बतानी चाहिए और युवाओं को बतानी चाहिए, क्योंकि युवा वही सीख रहा है जो व्हाट्सएप पे आ रहा है और जो यूट्यूब में आ रहा है, वो भी जब उसका मनपसंद विषय निकल जाता है तब। युवाओं को देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनकी मनपसंद हो, क्योंकि उनके मनपसंद जो सब्जेक्ट है वो अलग हैं। पर हमारे जो लोग हैं वो युवाओं को ये बताने में असफल रहे कि जो
हमें प्राप्त होता है, यानी जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वो इकट्ठे होने से प्राप्त होते हैं। ये बात बहुत मजाकिया लग सकती है कि इकट्ठे होने से हमको कार कैसे मिल जाएगी, इकट्ठे होने से हमको नौकरी कैसे मिल जाएगी, इकट्ठे होने से हम एमएलए एमपी मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे, इकट्ठे होने से हम देश विदेश कैसे चले जाएंगे, इकट्ठे होने से हम व्यापारी कैसे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने से हम जो चाहे वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बहुत ज्यादा ऐसी लग सकती है जैसे बेकार की बात है, पर सच्चाई यही है। दुनिया में जो लोग इकट्ठे हैं उनको सब चीज प्राप्त होती है, और जो लोग बिखरे हुए हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे जो युवा हैं, उन युवाओं को ये पता नहीं कि उनके जो माँ बाप हैं, उन माँ बाप को ये नौकरी कैसे मिली, ये मौके कैसे मिले। जब उन्होंने आंखें खोली तो उस समय तक लगभग आधी बीमारी बाबा साहब अम्बेडकर काट चुके थे। उस समय हमें अनटचेबल नहीं बोला जाता था। जब हमारे बच्चे पैदा हुए, यानी आप लोग जब पैदा हुए, उस समय हमें किसी भी हालत में कहीं नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज के लिए कहीं मारा मारी नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे एक कागज का टुकड़ा जिसको आरक्षण का, जिसको जाति का प्रमाण पत्र बोला है, वो लगाइए और अधिकार आपके घर में है। पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो एक टुकड़ा कागज का है, इस टुकड़े के आधार पर जो अधिकार मिलता है वो कैसे मिला। युवाओं से अगर बात करेंगे तो युवा कहते हैं कि ये तो हमारा राइट है, या कहेंगे हम तो इतने काबिल हैं, या वो कहेंगे कि हमें किसी महापुरुष ने कुछ नहीं दिया, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें मिला है। पर अगर वो पढ़े लिखे उन्हें मिला है और उनके फादर को मिला है तो उनके दादा को नहीं मिला है, क्योंकि दादा के पास में मौके नहीं थे, दादा के पास में कोई कागज का टुकड़ा नहीं था जिसके आधार पर उनको मौका मिलता। ये जो मौका मिला है ये मौका जा रहा है। इसलिए हमारे जितने भी युवा हैं आज की डेट में, पीएचडी एमफिल करने के बाद भी, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी, मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद भी, एडवोकेसी का कोर्स करने के बाद भी, या जो बीए एमए तक या जो हाई स्कूल तक पढ़े हैं उसके बाद भी, उनको कहीं काम का मौका नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि देश में उनको काम करने का मौका नहीं मिला। वो काम करना चाहते हैं पर कोई काम नहीं दे रहा, और काम करने के लिए उनके माँ बाप रिश्वत लेके खड़े हुए हैं, पैसा लेके खड़े हुए हैं कि हमारे बच्चे को काम करने के लिए लगा लो और पैसा ले लो हमसे। ये किसी देश की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है कि जब उस देश में काम करने के लिए पैसे देने पड़े, कि हमें काम पे लगा दो और पैसे भी ले दो। ये जो स्थिति आई है, ये स्थिति और भी ज्यादा भयंकर है, और भी ज्यादा खराब होने वाली है, और ये स्थिति ठीक भी हो सकती है अगर आप इस स्थिति को ठीक समझें। और जितने यहाँ युवक हैं या जितने युवकों के अभिभावक हैं जो सुन रहे हैं, वो इस बात को जाने कि हमें जानकारी देने में देर नहीं करनी चाहिए। हम पहले से ही बहुत सारी जानकारी अपने बच्चों से छुपा के बैठे हुए हैं, उसका हमें नुकसान हो रहा है। हमने क्लास 12 तक, क्लास 10 तक तो हम ये नहीं बताते उन बच्चों को कि वो बच्चों का जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि माँ बाप को खुद भी आइडेंटिटी का पता नहीं है। हमारे जो युवा हैं उनको जो बताया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि उनका कोई कास्ट है, और जो वो कास्ट है, वो जो जाति है, वो बड़ी बेकार है। उस जाति के जो मार्क्स हैं वो सबसे नीचे हैं। उस जाति में सिर्फ बेइज्जती बेइज्जती है, उस जाति में प्रताड़ना है, उस जाति के ऊपर बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं। उस जाति का नाम अगर ले लेंगे तो कोई हमें पास बैठाएगा नहीं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। उस जाति का नाम अगर ले लेंगे तो हमें हर आदमी हे दृष्टि से देखेगा, चाहे हम कितने भी काबिल हैं। इतनी जानकारी उनके पास होती है, और इतनी जानकारी से वो पूरी जीवन को काटते हैं, और माँ बाप समझाते नहीं डर की वजह से, और वो पूछते नहीं। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, इसलिए वो कोढ़ की बीमारी बढ़ती रहती है अंदर ही अंदर, कोई इसको बताता नहीं। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, सबसे ग्लोरीफाइंग, सबसे चमकती हुई है। सबसे बड़ा जो आइडेंटिटी है, जो सबसे बड़ी पहचान है हमारी, वो किस लिए है पूरी दुनिया में? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई समण पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीते जी बहुत सारे देश जीते हों। ऐसा कोई समण पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी समण की है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बना हो हमारे गुरु के अलावा। ऐसा कोई दुनिया के आदमी नहीं है जिसने सबसे ज्यादा व्यापार किया हो हमारे सुदत्त के अलावा। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसने उस जमाने में 2600 साल पहले
व्यक्ति की खोपड़ी का ऑपरेशन करके उसको खाट से बांध दिया और 8 दिन तक उसी खोपड़ी को हिलने नहीं दिया और खोपड़ी चिपका दी और खोपड़ी में जो बीमारी थी वो दूर कर दी। ये लिखित बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इतनी बड़ी आइडेंटिटी का पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी पहचान का दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। हम समण सम्राट, महासमण सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने पूरे भारत को जीत जीत कर महाभारत बनाया और तभी से इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत नाम का जो ग्रंथ है उसका अता पता नहीं है, उसमें कहीं भारत का नक्शा नहीं है, महाभारत का नक्शा नहीं है। पर हमारे पास महाभारत का नक्शा है जो सम्राट अशोक के समय का है, जिसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बर्मा है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये सारे के सारे देश, अफगानिस्तान है, ये सारे सारे देश उसके अंदर है। हमारे पास वो सुदत्त नाम का, जिसको हम अनाथ पिंडक बोलते थे, वो व्यापारी है जो पूरे दुनिया की 27% जीडीपी चलाता था यहां से। हमारे पास में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वो सेनापति हैं जिनके यहाँ ईरान के दूत आके बैठा करते थे और उनके पैर दबाया करते थे। हमारे पास में ऐसे विश्व गुरु हैं जिनको बुद्ध बोलते हैं और अकेले विश्व गुरु हैं जो महासमण रहे हैं। ये सारे महासमण हैं। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जो महासमण हैं। हमारे पास में ईवी स्वामी जो नायर पेरियार हैं, जो साउथ के हीरो रहे, जो साउथ के देवता रहे हैं, वो महासमण हैं। हमारे पास में ललित सिंह यादव जैसे लोग हैं जो इतने बुद्धिमान थे कि जिन्होंने काल्पनिक चीजों को चैलेंज किया, वो महासमण हैं। हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, वो महासमण हैं। हम तो महासमणों की संतान है, तो हमारी पहचान महासमणों की है। ये पहचान जो लोग हैं, इसकी जो ताकत है उसको जानते नहीं है और 4 लोग झूठे मिलकर इन पहचानों को खत्म करने में लग जाते हैं। पर अगर हम जानकारी रखेंगे और अपने लोगों से मिलते रहेंगे और युवा अपना एक समर संघ बना लेंगे युवाओं का, तो ये जानकारी तेजी से उन्हें मिलेंगी, फिर वो विरोध कर सकते हैं। जानकारी आपकी अच्छी है मगर 3 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए, आप अकेले रह गए, तो आपकी जानकारी खराब हो सकती है। क्यों खराब हो सकती है? क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक व्यक्ति ने जो पैठ बाजार में लगती है, वीकली बाजार, वहां से एक बकरा खरीदा और जो 4 ठग थे उन्होंने देखा कि इसने बकरा खरीदा है। 4 ठगों ने कहा कि इसका बकरा हमें छीनना है। और कैसे छीनना है? ये अपने आप बकरे को हमें दे के जाए, ऐसा छीनना है। तो चारों ठग 100-100 मीटर के फासले पे पेड़ के पीछे खड़े हो गए। जब वो आदमी बाजार से, पैठ से, जानवरों के बाजार से बकरा लेके अपनी गोद में जा रहा था, तो पहले ठग ने, जो पेड़ के पीछे था, उसने कहा, अरे ये गाय का बच्चा कहां से लाए? तो उसने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तुझे गाय का बछड़ा लग रहा है क्या? ये बकरा है और मैं पैठ से लाया हूं और तू बकवास मत कर। और ऐसे कह के वो आगे चला। 100 मीटर पे दूसरा ठग मिला। उसने कहा, अरे ये तो काला सफेद जो गाय का बछड़ा है, इसको तो मैं भी छोड़ के आया था, ये तो 20 रुपए मिल रहा था, तुम कितने का लेके आए? उसने फिर कहा बड़े संशय से, अब वो संशय में आ गया, अरे ये गाय का बछड़ा नहीं है, ये तो बकरा है और मैं इसको 20 रुपए का नहीं लाया, मैं तो 22 का लाया। उसकी आवाज थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि उसमें संशय आ गया, उसमें शक पैदा हो गया, उसमें डाउट आ गए कि ये कहीं गाय का बछड़ा तो नहीं है। पहले वाले ने भी कहा, दूसरे वाले ने भी कहा। जो तीसरा ठग है, 100 कदम पे फिर वो मिला और वहां जाकर उसने कहा कि अरे ये वही गाय का बछड़ा है जिसकी गाय मरखनी थी इसकी माँ, और बड़ी मुश्किल से वो बेच रहा था, मैं तो उसको छोड़ आया क्योंकि मरखनी गाय का था। अब उसका दिमाग घूम गया। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर एक गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा भी गाय का बछड़ा कह रहा है। ये क्या बवाल है, क्या चक्कर है? अब वो कभी उस बकरे को देखे और कभी दिमाग में सोचे गाय का बछड़ा, उसका दिमाग हिलने लगा, उसका अपना यकीन गायब होने लगा और दूसरे के यकीन पे वो चलने लगा। जो चौथा ठग था, जैसे उसको मिला, उसने कहा कि अरे ये जो गाय का बछड़ा है, ये जब गाय का दूध पी रहा था तो गाय ने इसको लात मारी और ये बड़ा बिलबिलाया। बस चौथे ने इतना कहा था और वो डर के मारे उस बकरे को वहीं छोड़ के भाग गया। डर गया वो कि ये क्या बवाल है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बकरा है, गाय का बछड़ा कैसे बन गया। और वो अपने हाथों से अपने बकरे को छोड़ के भाग गया और चारों ठग उसको लेके आ गए। ये ठीक वो विद्या है जो विद्या का विकास बुद्ध ने किया,
पर बुद्ध ने ये बताया था कि अगर सम्यक इस्तेमाल करोगे तो मनुष्य का फायदा होगा, और अगर असम्यक इस्तेमाल करोगे तो मनुष्य का नुकसान होगा। क्योंकि बुद्ध ने जो डेवलप किया, बुद्ध ने जो खोजा, और जो माइंड का और बॉडी का रिलेशन खोजा, और ये बताया कि माइंड कैसे काम करता है, मन में कैसे संशय आते हैं, कैसे डाउट आते हैं, कैसे भय आता है, कैसे करुणा आती है, कैसे मुदिता आती है, कैसे स्नेह आता है, कैसे कठोरता आती है, ये सारे के सारे जो 52 प्रकार के करैक्टर हैं, ये कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, ये सब बुद्ध ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराया। इसी को ठगों ने उल्टा करके सिखाया और आज तक वो यही काम करते हैं। विद्या सारी बुद्ध की है, जानकारी सारी बुद्ध की है, पर उल्टी घुमा दी, असम्यक कर दी, इसलिए वो डाउट पैदा करते हैं। तो यहां जितने भी लोग हैं, अगर आप तर्क में ठीक हो, जानकारी में ठीक हो, पर अकेले हो, तो 3 लोग मिलके आपको, 3 युवा मिलके आपको पागल बना देंगे, और आपको उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ रहना है या जाना है, या 3 का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमारे युवाओं को झुंड बना के रहना चाहिए, चाहे कॉलेज है, चाहे दफ्तर है, चाहे वर्क स्टेशन है, चाहे मोहल्ला है, चाहे पड़ोस है। झुंड का मतलब है संग बना के रहना चाहिए। संग बना के रहने से आपकी गलत बात भी लोगों को माननी पड़ेगी। सही तो मानेंगे मानेंगे, पर गलत भी मानेंगे। जो लोग संख्या में ज्यादा होते हैं, वो जो कह देते हैं वो मानना पड़ता है, और जो संख्या में कम होते हैं वो कुछ भी कहें, ज्यादा लोगों की मर्जी है उनकी बात को माने या ना माने। ये नमूना आप पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में देख सकते हो। पूरी दुनिया की जितनी पार्लियामेंट है, वहां जिनके पास बहुमत है और उनके मन बदल गए और वो संविधान की चीजों को कोई टेढ़ा मेढ़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके पास में बहुमत है। और संविधान में लिखा हुआ कि संविधान में अगर बहुमत से कोई बात पास होती है तो मानी जाएगी। और वो नियम यहाँ समर संघ में भी है कि समर संघ में जब हाउस लगता है 1 तारीख को, और मान लो बहुमत से कोई चीज पास होगी, तो संघ को माननी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी है। तर्क वितर्क कितना ही कर लो, पर अगर बहुमत ने कह दिया तो माननी पड़ेगी। यही कारण हुआ कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को, जब बुद्ध नहीं बने थे, जब खाली समण थे, और जब वो संघ में चले गए, समणों के संघ में चले गए, तो वहां बहुमत से एक बात ये पैदा हुई कि कोलियों के संघ से युद्ध होगा पानी के लिए। सारे लोग एक तरफ थे, पर सिद्धार्थ गौतम ने कहा युद्ध नहीं करूंगा। तो संघ की बात नहीं मानी तो सजा मिली। तो सजा मिली, या तो अपनी सारी संपत्ति दो, या मृत्युदंड स्वीकार करो, और या शाक्य संघ से हमेशा के लिए गुड बाय करो, निकलो बाहर यहां से, और शाक्य संघ में वापस नहीं आओगे, देश छोड़ो। तो उन्होंने शाक्य संघ से देश छोड़ना मंजूर किया और वो अपने घर को छोड़ के चले गए। ये संघ की ताकत होती है कि संघ अगर डिसाइड कर लिया एक, तो कर लिया, फिर चाहे कोई भी है, वो बात मान्य होती है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि संघ जीवित तभी रहता है जब इकट्ठा रहता है, और इकट्ठे लोगों की बात माननी होती है। तो समण जो शब्द है वो वहां से आया हमारे पास, यानी कि हम सारे समण हैं, बुद्ध भी समण है, और ये समणों की परंपरा तब से चली आ रही है। पर समणों की परंपरा अचानक से समण शब्द से गायब होके श्रमण शब्द पे आ गई, और हमको कह दिया कि ये श्रमण परंपरा है। और श्रमण परंपरा कह के हमसे कह दिया कि ये श्रम करने वाले लोग हैं। हम श्रम करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसान लोग हैं, हम राजा हैं, सम्राट अशोक है, हम चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हम बुद्ध हैं, हम गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, हम व्यापारी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम हर चीज हैं, हर काम करने वाले हैं। इसलिए खाली कोई ये कहता है कि श्रम करने वाले हैं, तो शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ पाली के अंदर। सब जो श्रम शब्द है वो है ही नहीं, श्रम शब्द बाद में बना है। मेहनत करने वाले को कर्मकार बोलते हैं, मेहनत कश उर्दू में बोलते हैं, पर श्रम नहीं बोलते। तो श्रम शब्द नया शब्द है, हमारा नहीं है। वहां से जो चलते 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 हमारे लोग और जो यहां तक आए, तो उनका जो संघ था, उस संघ में रहने से वो हमेशा राजा बने, हमेशा राजा बने। संघ जिसके पास होता है वो हमेशा राजा बनता है, और जो संघ से बाहर होता है वो हमेशा प्रजा बनता है या गुलाम बनता है। जो संघ में रहता है वो शिकार करता है, और जो संघ से बाहर रहता है उसका शिकार होता है। तो हम संघ में रहते थे, पर संघ धीरे धीरे हमारा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि जो बुद्ध की जानकारी थी, उस जानकारी को उल्टा इस्तेमाल करके जो 5 सील हमारे थे, जिसमें चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करनी, या झूठ नहीं बोलना, या नशा नहीं करना, वो सारे हमारे लोगों को सिखाए गए।
जैसे अंग्रेज यहाँ आए थे जब, तो अंग्रेजों ने चाय सब बनाई, तो चाय वो फ्री पिलाया करते थे चौराहे पे। एक कप चाय पी के जाओ और एक पुड़िया चाय की लेके जाओ, घर जाके बना के पियो। हमारे भारत में किसी को चाय का ना कोई रोग था, ना कोई चाय पीता था, ना ही चाय थी। चाय नाम की कोई चीज नहीं थी, बीड़ी सिगरेट नाम की कोई चीज नहीं थी, पान तंबाकू का कोई चीज नहीं थी, ये हमारे यहाँ नहीं थी ये चीजें। पर व्यापार करने वाले लोगों ने और बमण लोगों ने जो विपरीत हैं, हमारे लोगों को खत्म करने के लिए नशे की और पते की चीजें डाली। आज भी सुल्फा खूब चलता है, सावन के महीने में तो छोटे छोटे बच्चे भी सुल्फा पी रहे हैं, वीडियो आप आ रहे हैं देख रहे हैं। ये आदतें इसलिए डाली हैं क्योंकि इन आदतों को डालने से, क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम है 5 जो मैंने अभी बताए यहाँ, जिनको पंचशील के नाम से जानते हैं। अगर ये कोई व्यक्ति उल्टे घुमाता है तो वो गुलाम बन जाता है, नशे का गुलाम बन जाएगा, चोरी का गुलाम बन जाएगा, व्यभिचार का गुलाम बन जाएगा, हत्या का गुलाम बन जाएगा, झूठ बोलने का गुलाम बन जाएगा, पाप बन जाएगा। जब वो गुलाम बन जाएगा तो गुलाम कभी आवाज नहीं लगाते, गुलाम कभी क्रांति नहीं करते, गुलाम आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही किसी को आगे बढ़ा सकता है। तो समण संघ टूटना शुरू हुआ। इतना मजबूत संघ, दुनिया का सबसे बड़ा संघ, प्राकृतिक नियमों पर चलने वाला संघ, वो टूटा तो 6743 जातियों में जाकर रुका। पर दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो वमनों का संघ था ही नहीं, पर वमनों ने संघ बना लिया और वमनों ने जाति नहीं बनाई। ये ध्यान रखना। इसलिए गोल्डन रूल नंबर जो 3 है, यहां 10 नियम बने हुए हैं, उनमें तीसरा नंबर है जाति का अभ्यास कभी नहीं। क्यों नहीं जाति का अभ्यास? अरे भाई, जाति अगर इतनी अच्छी होती तो वमन भी तो बनाता, अपनी बनाता। जब वो हमें जातियों के नाम से पुकार रहा है तो हम इतने बेवकूफ कि जो चीज वो खुद नहीं कर रहा है अपने लिए और वो चीज उसने हमारे लिए की, हमने अडॉप्ट कर ली, हमने उसको मान लिया। हमें नहीं मानना चाहिए, बाबा साहब ने मना किया, ये मन से होती है, इसको नहीं मानना चाहिए। और वो खुद जाति का अभ्यास नहीं कर रहा है। अगर जाति बहुत अच्छी चीज होती तो अभ्यास करता। उसके यहाँ सिर्फ एक वर्ग चलता है, यानी कि वो सब लोग इकट्ठे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में आपको हर जगह वमन मिलेगा। यहाँ केरल में वमन मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, असम में मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा। हर जगह आपको वमन मिलेगा, पर समण नहीं मिलता आपको। आपको समण की कास्ट मिलती है, समण के टुकड़े मिलते हैं, समण की जातियां मिलती हैं, पर वमनों की जाति नहीं मिलती है आपको। वमनों की कोई जाति नहीं है। वमन ने कभी जिंदगी में जाति नहीं बनाई। आप कोई वमन की जाति नहीं बना सकते, वो सिर्फ वमन कहता है अपने आप को। तो जो वमन के आसपास लोग रहते हैं जातियों में, ये दरअसल सारे समण हैं, पुराने समण। बुद्ध ने कई बार लिखा है समणा और वमना, कई बार आया जिक्र समणा का और वमना का। तो 2 प्रकार के लोग हैं। तो अगर कहीं वमन है तो उसके आसपास जितने लोग हैं तो समण है। अब इसको उल्टा घुमाते हैं, जहां सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, अगर उसके बीच में एक आदमी है तो सारे लोग समण है, और वो एक आदमी हम उसको वमन कहते हैं। वमन का मतलब है वम। वम माने विपरीत, विपरीत विचारधारा का। वम माने उल्टी, वमती माने उल्टी करता है, और वमन माने उल्टा किया हुआ पदार्थ, यानी मुंह से निकला हुआ गंदा पदार्थ उल्टी, उसको वमन बोलते हैं। वमन हो गया। और समण का मतलब है समता में रहने वाले भारत के ओरिजिन लोग, जिनको समण बोलते थे। हम ही लोगों ने उनको नाम दिया वमन। क्यों दिया? क्योंकि वो हमारी विचारधारा के उल्टे लोग थे। और वो क्या थे? वो याचक थे, वो भिखारी थे। आपने हमेशा एक कहानियां सुनी होंगी, जो कहानी आती है, एक गरीब याचक ब्राह्मण। तो जो गरीब याचक ब्राह्मण है वो समण के दरवाजे पर याचना करता है, खाना दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, कुछ दे दो, मांगता है। झूठा आदमी नहीं है वो, साफ कह रहा है कि वो याचक है। हमेशा हर कहानी में आती है एक बूढ़ा गरीब याचक ब्राह्मण। याचनाओं की बड़ी बड़ी किस्से कहानी आते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण ने याचना करके मांगा, कैसे वो आया, और वो हमेशा कहता है अरे गरीब याचक ब्राह्मण को कुछ दो। पर हमेशा समण ने दिया है। और आपने एक भी कहानी नहीं सुनी होगी एक गरीब याचक समण, क्योंकि हम समण लोग हैं। तो समण की एक भी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि है ही नहीं। हम तो किसान थे, हम तो व्यापारी थे, हम तो राजा थे, हम तो विश्वगुरु थे, हम तो ध्यान लगाने वाले लोग थे, हम तो किसान थे, हम तो खेतिहर थे, हम रथ बनाते थे, हम हथियार बनाते थे, क्या क्या नहीं करते थे हम। सारे काम हम करते थे। देश हमारा, घर हमारा। तो जो भिखारी को भीख देंगे हम ही देंगे। भिखारी का घर नहीं होता। अगर उसका घर होता तो भिखारी क्यों होता?
इसलिए हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारे युवाओं की आइडेंटिटी है, वो देने वालों की है। और देने वाले को पाली के अंदर देवता बोलते हैं। देवता यानी दे एवता, जो इस प्रकार देता है। और जो महिला होती है उसको बोलते हैं देवी, यानी जो इस प्रकार से दे एव यानी इस प्रकार से देती है। तो ये देवता और जो देवी हैं ये करोड़ों में थे। इनकी संख्या 33 करोड़ बताई जाती है। तो 33 करोड़ रहे होंगे, जनसंख्या 33 करोड़ रही होगी, क्योंकि समण के अलावा कोई देवी देवता है नहीं। जिसके पास है नहीं वो देगा क्या? जो याचक है, जो भिखारी है, ना घर है, ना मकान है, बाहर से आया है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना खेत, ना खलियान है, वो किसी को क्या देगा? वो तो मांगेगा ही। इसलिए जो वमन है उनमें एक भी देवता नहीं, वो हमेशा लेवता है, वो लेते हैं हमेशा। और जो समण है वो सारे के सारे देवता हैं, वो देते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवताओं की धरती बताई जाती है। 33 करोड़ लोग थे हम, 33 करोड़ समणों जो देवता हैं, जो देने वाले थे, उनकी धरती है। इसको देवा बोलते हैं, देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देवी बोलते हैं। ये सारे सारे देने वाले लोग हैं। दे का मतलब पाली में होता है देना, गिविंग, यानी जो देता है। और दे के बाद जो भी शब्द लगते हैं तायति, उससे वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनते हैं। ऐब माने जैसे, यस प्रकार से। तो हमारी जो सल्तनत है, जो हमारी वाहवाही है, जो हमारा घमंड है, जो हमारा हौसला है, जो हमारा गौरव है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, किसी को अगर बताओगे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर हम ही पढ़ाने वाले थे, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी थी, हम ही लोग पढ़ाने वाले थे और हम ही पढ़ने वाले थे। किसी को अगर बताओगे कि सम्राट अशोक ने जो दुनिया का महाश्रमण रहा है, उसके यहाँ सबसे पहले अक्षर बने, अक्षर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, अक्षर बने, लिपि बनी, लिपि। तो जो अक्षर बने, जो लिपि बनी, जो स्क्रिप्ट बनी, उसको धम्म लिपि बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले उसने जो लिखवाए वो संविधान के नियम लिखवाए। संविधान के नियम जो धम्म में लिखे हुए, जो बुद्ध ने 300 साल पहले बताए थे, जो सम्यक सम संविधान के नियम थे, सबसे पहले वो लिखवाए। तो धम्म लिपि बोलते हैं। धम्म लिखा गया तो धम्म लिपि हो गई। वो धम्म लिपि की किताबें लिखवाई उसने। कागज तो बना नहीं था जब तक, न पेन आया, तो पत्थरों पे लिखवाई। तो पत्थरों पे लिखवा लिखवा के उसने पूरा पूरा संविधान जो बुद्ध ने बनाया वो उसने लागू किया। तो पहली बार इस देश को कोई धम्म मिला और ये देश धम्मिक हो गया, ये देश बुद्धिस्ट हो गया, ये बुद्ध राष्ट्र हो गया। और उसने जगह 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 बहुत बड़े 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 शिलाएं लिखवाई, बहुत बड़े बड़े स्तूप बनवाए। और ये जो आप देखते हो अशोक की लाट, कहते हैं लाट साहब, आगे आपने सुना होगा पुराने जमाने में कहते हैं लाट साहब है, तो लाट साहब, लाट वो होती थी जो अशोक की लाट है उसको छोटी करके मोहर लगती थी अशोक की, उसको लाट साहब बोलते थे। अशोक के राज के कार्यक्रम की जो जो उसकी जो उसके राजा होने की, राज करने की जो मोहर थी, जो लाट से लगती थी, अशोक की लाट से, उसको अशोक लाट बोलते थे। और जो लाट रखता था उसको लाट साहब बोलते थे। तो लाट साहब भी हम ही हैं, क्योंकि हम ही मोहर लगाया करते थे, हम ही राजा थे, हम ही अशोक थे, तो लाट साहब भी हम ही हैं। तो इतनी सारी लाट बनवाई। तो लिखने वाले भी लोग हम थे, समण लोग थे, तो लिखैया भी हम थे, तो पढ़ने वाले लोग भी हम ही थे। तो ये बुद्धिस्ट राष्ट्र हो गया। और उस बुद्धिस्ट राष्ट्र के बाद में आज तक भी इस राष्ट्र को बुद्धिस्ट राष्ट्र के अलावा कोई और धर्म का या कोई और मजहब का, कोई और रीजन का राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। इसलिए ये भारत जो देश है ये बहुत पुराना, प्राचीनतम, पूरी दुनिया का पहला धार्मिक राष्ट्र है, बुद्धिस्ट राष्ट्र है, जो बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध के संविधान में चलता है। थोड़ा बीच में 400-500 साल का गड़बड़ रहा है मामला, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर ठीक कर दिया। फिर संविधान लिया और संविधान के अंदर फिर वही अशोक की लाट आ गई। और फिर वही संविधान, अशोक का जो संविधान था, जो बुद्ध का संविधान था, वही बाबा साहब ने दोबारा से लागू कर दिया। और फिर ये संवैधानिक देश हो गया। और फिर बुद्ध राष्ट्र की मोहर इसमें दोबारा से लग गई। तो ये जो हमारे इतिहास हैं, इन इतिहासों को बताएगा कौन? कि हमारे बाप दादा डॉक्टर रहे, हमारे बाप दादा इंजीनियर रहे, हमारे बाप दादा व्यापारी रहे, हमारे बाप दादा किसान रहे, हमारे बाप दादा बुद्ध जैसे और अरहत इतने सारे भिक्खुओं जैसे इतने स्पिरिचुअल लीडर रहे पूरी दुनिया के। हमारे बाबा साहब ने सबसे बढ़िया दोबारा से फिर संविधान लिखा, वही संविधान जो हमारे बुद्ध ने लिखा। कौन बताएगा इन बातों को? कौन जानेगा? क्योंकि माँ बाप बताना चाहते नहीं। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को अगर हमने बाबा साहब का नाम बताया, कुछ बताया, तो छोटी बात है। उनको पता ही नहीं है
तो पहले तो उनको बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा युवाओं को, और फिर युवाओं को संघ बनाना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी कितनी अच्छी बात हो, चाहे हमारे पास में 10 लाख लोग पीएचडी होल्डर हैं, चाहे हमारे पास में 10 लाख लोग डॉक्टर हैं मेडिकल साइंस के, चाहे हमारे पास 10 लाख लोग इंजीनियर हैं, अभी इतने इस समय हैं इतने, चाहे हमारे पास 10 लाख और प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे ये वकील हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो क्लास वन अफसर हैं, चाहे वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये 50-60 लाख लोग हो सकते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, चाहे इनमें पत्रकार हैं, चाहे इसमें बुद्धिजीवी हैं, जो भी हैं, पर इनसे कोई बात बनने वाली नहीं है। इनसे बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अशोक के समय में तो सारे थे, 33 करोड़ थे, 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ लोग जब खत्म हो सकते हैं, और वो सारे बुद्धिजीवी थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, उन्होंने लेख बनाए, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने पत्थर गोदे, उन्होंने साइंस बनाई, उन्होंने इंडस्ट्री बनाई, और वो लोग मटिया मैट हो गए, खत्म हो गए, तो कारण रहा है। कोई कहता हो पढ़ा लिखा आदमी मरता नहीं है, पर अशोक के समय सारे पढ़े लिखे थे, मर गए, यानी हम खत्म हो गए, अनपढ़ हो गए। अशोक के समय हम सारे व्यापारी थे, पर हम खत्म हो गए। अशोक के समय हम राजा थे, पर खत्म हो गए। अशोक के समय हम स्पिरिचुअल लीडर थे, पर खत्म हो गए। अशोक के समय हम सारा राजकाज देखा करते थे, जो सरकारी कर्मचारी थे वो हम थे, दरबारी हम थे, पर खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि अशोक का जो संघ था, जो हमारा संघ था, जो समणों का संघ था, वो टूटकर जातियों में बदल गया। कोई भी आदमी बहुत धनवान हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है, पर अगर वो संगठित ना हो, अगर वो संघ में ना रहे, अगर वो संघ में ना आए, अगर वो संघ में ना चले, तो उसकी पीढ़ियां भी खत्म हो जाती हैं। ये उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए हम कह सकते हैं, और कोई अगर समाज ऐसा है कि जो ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना उसमें एक भी जानकार है, वो गरीब है, ना उसमें कोई स्पिरिचुअल लीडर है, ना कोई धम्म बताने वाला है, ना उसमें कोई राजकीय कर्मचारी है, पर वो संघ में है, तो वो जिंदा रहता है और वो आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आप सिखों में देख सकते हो। सिख पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, पर संघ के बाद कैसे मजबूत हो गए। आप जाटों में देख सकते हो। जाट को बहुत ज्यादा इंफीरियर माना जाता था, पर वो इकट्ठे हो गए तो राज करते हैं। आप मुसलमानों को देख सकते हो कि मुसलमान बेशक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गरीब हैं, पर वो इकट्ठे रहते हैं तो वो मजबूत रहते हैं। उनकी प्रताड़ना नहीं होती, उनके साथ एट्रोसिटीज नहीं होती, उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती, ना ही उनकी कहीं पिटाई होती है, ना ही उनको मूछें कटती है, ना ही उनको घोड़े बैठाया जाता है। संघ है उनके पास में। एक भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है तो बाकी देश बोल पड़ते हैं। पर हमारे तो बहुत देश हैं, 1/3 आबादी जो बुद्धिस्टों की, और बताते हैं कि अब तो कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में अगले 2030 तक सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हो जाएंगे, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हो जाएंगे जो समण हैं, जो समणों की जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाएंगे। पर वो हमारी आवाज नहीं सुनते। कारण क्या है कि एक अकेले व्यक्ति की आवाज को नहीं सुनता, एक संगठन की आवाज को नहीं सुनता, संगठन में 10-20 लोग हैं उनकी आवाज को नहीं सुनता, संघ की आवाज सुनते हैं। हमारे पास में 29 लाख संगठन है, पर वो 29 लाख संगठन बेकार है। 6,743 जातियों को जोड़ने के लिए जो 29 लाख संगठन बनाए, तो 29,06,743 टुकड़े हमारे पास हैं। और किसी संघ के, किसी समुदाय के 29,06,743 टुकड़े हो जाएं तो कुत्ता भी ना पूछे, आदमी की तो बात छोड़ो। पर अगर वो लोग इकट्ठे हो जाएं और संघ में आ जाएं तो कुत्ते तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, शेर भी आकर सलाम करेंगे। ये संघ की ताकत होती है। ये संघ की ताकत इसलिए होती है क्योंकि 2 अप्रैल को हमने इसका नमूना देखा। 2 अप्रैल को ना कोई नेता था, ना कोई प्रधान था, बस लोग सड़क पर आके खड़े हुए और संविधान का अधिकार बच गया। वैसे ही युवा जहां भी हैं वो पूरे दिन अपना काम करें, पढ़े लिखें, पर एक बार जो ये समर संघ की वीडियो हैं इनको देखते रहें, चेक करते रहें। और यहां जब भी युवाओं की मीटिंग लगती है अपने प्रश्न पूछें और युवाओं से बात करें। और कोई नया प्रश्न आता है तो यहाँ बेधड़क 365 दिन यहाँ मीटिंग लगती है। किसी भी समय 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई भी युवा किसी भी समय आए, चाहे बेशक कंसेप्ट चल रहा हो, अपना सवाल पूछे, उसके सवाल का जवाब कंसेप्ट में मिल जाएगा। हमारी जो जीत हुई है वो पूछने से और बताने से हुई है। क्योंकि बुद्ध के समय जो बुद्ध ने हमको डेवलप किया और जो बताया कि कैसे काम करना है, उसमें एक सूत्र हमको दिया था। वो तर्क वितर्क बहुत करते थे और उनके सारे भिक्खु तर्क वितर्क करते थे। वो लोगों के पास जाते थे या लोगों को अपने पास बुलाते थे जो अंधकार में होते हैं, उनसे कहते थे पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। वो अपना प्रश्न पूछते थे
वो उस प्रश्न का उत्तर देते थे और बिल्कुल सही उत्तर देते थे, चाहे वो अच्छा लगे उसको या ना लगे। तो तर्क वितर्क बहुत चलता था। तर्क वितर्क से आदमी तेज होता है, उसका माइंड तेज होता है, उसका ब्रेन तेज होता है, उसकी जानकारी तेज होती है। तर्क वितर्क से उसकी जानकारी क्लियर हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, सुलझ जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो फिर वो औरों को समझाने के लायक हो जाता है। इसलिए यहां जितने लोग हैं वो तर्क वितर्क करना सीखें। अगर वो तर्क वितर्क करना सीख गए, अच्छा कुतर्क ना करें। कुतर्क का मतलब यह है कि एक बात पे अड़ गए और वो बात गलत है, अड़ना नहीं है, सामने वाले की बात को तर्क से काटना है, अड़ के नहीं काटना, चिल्ला के नहीं काटना, जोर से नहीं काटना। तर्क वितर्क के नियम होते हैं, बात को बात से काटें और बात को बात से जीतें। तो जैसे जैसे आप जीतते जाएंगे, बात से बात को काटते जाएंगे, आप सच्चाई के पास पहुंचते जाएंगे। क्योंकि तर्क जो आखिरी रुकता है वो सच्चाई पर रुकता है। मान लो हमने ये तर्क करना शुरू कर दिया कि नारियल के अंदर सफेद गूदा होता है या लाल गूदा होता है। किसी ने कहा नारियल के अंदर लाल गूदा होता है और दूसरे ने कहा सफेद गूदा होता है। तो वो कहेगा मैंने फलानी पिक्चर में देखा उसमें तो सफेद गूदा था, दूसरा कहेगा मैंने फलानी जगह फोटो देखा उसमें लाल गूदा था। फिर वो बात आगे बढ़ेगी। तो जब लास्ट रुकेगी तो लास्ट यहां तक पहुंचेगी कि नारियल मंगा लो, फोड़ के देख लो उसमें कैसा है। तो नारियल मंगा के फोड़ के देख के पता चल जाएगा, या 4 लोगों की गवाही देख लो तो बात क्लियर हो जाएगी, पर रुकेगी सफेद पर आकर। इसलिए आप गलत भी बोलोगे तो तर्क रुकेगा वहीं जहां सच होगा और जहां सच है, और सच सारा हमारे फेवर में है क्योंकि हम ही सच्चे लोग हैं। इसलिए जीतेगा सच्चाई और जीतेंगे हम। इसलिए आपको लगातार लगातार युद्ध करते रहना है, वाक युद्ध यानी कि बोलने का युद्ध। उच्चंती करते रहना है, आपने बोलते रहना है, बात करते रहना है। अगर आपने बातें बंद कर दी, तर्क बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, प्रश्न बंद कर दिए, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आपने अगर अपने तर्क बढ़ा दिए, बातचीत बढ़ा दी, तर्क शक्ति बढ़ा दी, तो आपकी मृत्यु जीवन भर नहीं होगी। जो लोग तर्क वितर्क करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, और जिनके प्रश्न मर जाते हैं वो व्यक्ति प्रश्न से पहले मर जाते हैं। ये हमको जीत दिला देंगे। इसलिए हम जितनी जल्दी बातचीत करेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे, जितनी जल्दी बैठेंगे, जितनी जल्दी साथ साथ आएंगे, जितनी साथ साथ खाएंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ फिरेंगे, उतनी जल्दी जीत जाएंगे। और जितना इसमें देर लगाएंगे उतनी जल्दी हम मर जाएंगे। क्योंकि संघ ने हमको पहले भी बचाया है और संघ हमको फिर भी बचाएगा। संघ सबसे बड़ा होता है, इसलिए दिन में 3 बार हमको संघ को नमन करना चाहिए। सुबह उठते ही संघं नमामि, दोपहर को 2 बजे संघं नमामि, और शाम को सोने से पहले संघं नमामि। अपने संघ को याद करते रहेंगे, उसकी आवृत्ति करते रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे, उसके नियम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जीत जाएंगे जल्दी। सारे करेंगे तो ये काम 1 साल में भी खत्म हो सकता है, और नहीं करेंगे तो 100 साल भी कम पड़ सकते हैं, 1000 साल भी कम पड़ सकते हैं। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है, मेहनत आपने करनी है, फल आपको मिलेगा। आपके साथ साथ हमें भी मिलेगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पर मिलेगा जब हम सारे के सारे लोग अपने काम को बहुत तेजी से और ईमानदारी से करेंगे। संघं नमामि। धन्यवाद।